नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग चैनल को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर कर देते हैं, सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जो हमारे नए लोग हैं वो जरूर जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड की राजधानी रांची में आज शपथ ग्रहण समारोह चल रही है। नए नए मंत्री बनेंगे, नए नए मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। लेकिन ठीक उलट पटना में बहुत बड़ा तनाव है। जो जीविका दीदी है वो अड़ गई है, आंदोलन चल रहा है। वो कहती है पहचान दो, वेतनमान दो, सम्मान दो, मुझे मत ठगो। क्योंकि बिहार की जो जीविका दीदी है उन्हें वेतनमान नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार उनके नाम पर वोट बटोर रहे हैं, प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। कहते हैं 250-300 करोड़ रुपये अटका पड़ा हुआ है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। उधर कल क्या क्या हुआ असेंबली में। तेजस्वी यादव काफी जुबानी हमलावर थे सत्ता पक्ष के ऊपर और अंदर खाने। एक तरफ तो नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी तैयार कर रहे हैं, उनके जो पुत्र हैं निशांत, उनको तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा भी अपने विधायकों की मीटिंग ले रही है और चाहती है कि नीतीश कुमार को स्लिप कर दिया जाए, हटा दिया जाए और अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये सब तैयारी अंदर खाने चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल में कोई भी ऐसा मामला नजर नहीं आया। वहां पर सपा और भाजपा की नूरा कुश्ती है और उस नूरा कुश्ती में आज तड़का लगाने के लिए राहुल गांधी जी, जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ मिलकर वहां पर देखने जाएंगे, लोगों से मिलने जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब वो मिलने जाएंगे तब एक और नया विवाद निकल कर आएगा कि वह मुस्लिम पीड़ित परिवार से तो मिले और हिंदू परिवारों से नहीं मिले। ये सामने जरूर मामला आएगा। मैं आगामी भविष्यवाणी कर रहा हूं क्योंकि इस देश की जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण पर चल रही है। आरक्षण के मामले उठते हैं। बिहार की असेंबली में तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब हमने जातिगत जनगणना करवाया, हमने 65% यानी 65% आरक्षण दिया, जो कि हाई कोर्ट से स्टे हो गया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि आपकी कैसी सरकार, वो नीतीश सरकार थी। तो फिर वो समझाने लगे कि आज भाजपा की सरकार है अथवा नहीं है, या आज भी आप कह रहे हो कि नीतीश सरकार है। कहने का मतलब यह है दोनों तरफ से जुबानी हमले चल रहे थे। इसमें तेजस्वी यादव आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने कहा कि जब आप सुप्रीम कोर्ट से डर रहे हैं, या तो आपकी मंशा है कि आरक्षण ना दिया जाए, क्योंकि वर्तमान सरकार आरक्षण विरोधी है। आप आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का सहारा ढूंढते हैं। अगर मन साफ है तो इसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। इस तरह से तेजस्वी यादव हमलावर थे और वही पुराना राग भाजपा वालों का कि सबके सब ये कहने लगे 15 साल आप राज किए, आपका जंगल राज था, आपके पिताजी ने क्यों नहीं किए, आपकी माताजी ने क्यों नहीं किए। ये पुरानी डायलॉग हो गई है, जनता इससे उब चुकी है। वर्तमान की क्या स्थिति है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि 80% तो बहुजन समाज का तो है ही, जो यहां की जनसंख्या। अब 75% आरक्षण क्यों नहीं कर देते? 75% आरक्षण जो है बहुजन समाज को आ जाएगा और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा। कुल मिलाकर हम 85% आरक्षण की पक्ष में, क्योंकि जो 50% वाली जो बैरियर थी वो तो खत्म हो गई। और जैसे ही जातिगत जनगणना हुआ, नजर में आया, हम लोगों ने बढ़ाया। बस गलतियां वहां से है कि नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता है,
और नीतीश कुमार इसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाले? हम आपको बता दें कि 24 तारीख को पटना में मौलानाओं का मीटिंग था वक्फ बोर्ड बिल संशोधन विधेयक के खिलाफ, और उन्होंने साफ सुथरा एक पत्र में लिख दिया था कि जहां पर आप बैठे हो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, हम सबके वोट से बैठे हो, अगर आप हमारा साथ नहीं देते हैं तो हमें भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल धमकी भरा लेटर था और नीतीश कुमार शिरकत नहीं किए, लेकिन उसके आग में तब जाकर घी पर गया जब ललन सिंह ने यह कहने लग गए कि अल्पसंख्यक समाज का वोट हमें नहीं मिलता। ये और उन्होंने कह दिया हम सबके लिए हैं, परंतु इस मुगालते में ना रहिए कि आपका वोट हमें मिलता है, यानी अल्पसंख्यक का वोट जदयू को नहीं मिलता। नीतीश कुमार के लिए एक असहज सी परिस्थितियां बन चुकी हैं। करें तो क्या करें, क्योंकि उनके ही सांसद ने यह बयान दिया है। अब वो कैसे अल्पसंख्यक समाज को पटाएं? और रही बात ये कि जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश की घटनाक्रम को देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जो है माइक्रोस्कोपिक तरीके से, कहने का मतलब सूक्ष्म तरीके से जब देखता हूं तो जितने भी आरोपी बन रहे हैं संभल में, उनका बैकग्राउंड या तो कहीं न कहीं से सपा से जुड़ जाता है अथवा भाजपा से जुड़ जाता है। कहने का हमारा तात्पर्य यह है, देसी भाषा में, इस देश का सामान्य हिंदू और सामान्य मुसलमान न कोई आपस में बैर रख रहा है, न आपस में कोई तनाव है। यहां जहां जहां तनाव होती है, बैकग्राउंड में पॉलिटिकल पार्टी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस देश के धर्माचार्य क्या कर रहे हैं? जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, वो पूरे देश की पदयात्रा पे निकलेंगे और नारा यह होगा कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात कहां से आई। बड़ा अच्छा नारा है, एकता कायम रहे। लेकिन उनके विपक्ष में जो सवाल कर दिए शंकराचार्य कहते हैं कि जब हिंदू हिंदू भाई भाई ही है तो आपस में शादी ब्याह क्यों नहीं करते? क्यों जाति पूछते हो, क्यों मूल पूछते हो, गोत्र पूछते हो? आपस में शादी ब्याह करो। ये जो है भाजपा के एजेंट हैं। सीधे आरोप लगा दिया शंकराचार्य ने धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर, ये भाजपा के एजेंट हैं। ये सोच रहे हैं कि सारे पूरे हिंदू समाज का वोट कंसोलिडेट करके, इकट्ठा करके भाजपा के झोली में डाला जाए। जबकि जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, काफी बृहद है, बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है। अगर धीरेंद्र शास्त्री इतना ही बड़ा दिल लेकर चले हैं तो दलितों को, SC ST को क्यों नहीं मंदिर का पुजारी बना देते? एक बार साहस तो करके दिखाएं। ये सवाल शंकराचार्य का जायज तो बनता है। उनकी जो भाषण में, भाषाओं में ऐसा झलक आ रहा था कि शायद डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा आज शंकराचार्य में घुस गई है। पूरे देश में केवल धार्मिक ध्रुवीकरण, जात पात की लड़ाई और तमाम लड़ाइयां राजनीति से प्रेरित होती है। महंगाई के ऊपर कहीं कोई झगड़ा नहीं है पूरे देश में, भ्रष्टाचार के ऊपर कोई झगड़ा नहीं है। जो युवा बेरोजगार हैं, सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, इसके ऊपर आपको कहीं से कोई आंदोलन नजर नहीं आएगा। महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया, हरियाणा का जो रिजल्ट आया, किसानों को पीठ के बल सुला दिया है। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो आंदोलन करेंगे क्योंकि उनका आंदोलन भी बेअसर हो गया। तब कोई नहीं डरेगा कि किसान आंदोलन से सत्ता पलट जाएगी, बहुजन समाज के आंदोलन से सत्ता पलट जाएगी। अब कोई डर ही नहीं रहा है। अब जोड़ तोड़ की राजनीति है, हर जगह अपना अपना मोहरा फिट करने की तैयारी में है। और सवाल ये उठता है कि बेईमानी भी हो और बेईमानी दिखे भी नहीं, तो इस तरह से कुछ ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जाए, कुछ झंडा बैनर लेकर
रैलियां निकाली जाए, ताकि आम जनता ये कहे कि नहीं, जनता इनके पक्ष में है, इसलिए इनको वोट मिल रहा है। कभी भी आप ये पिछले कई दिनों से एमएसपी के ऊपर जो है चर्चा नहीं सुना होगा। किसानों के जो नेता हुआ करते थे, अब वो नेफ्ट में चले गए, यानी बैकग्राउंड में चले गए। उनकी आवाज अब आवाज नहीं रही। बहुजन समाज की जो बहुजन एकता थी वह दिखती नहीं है। जब ध्रुवीकरण होता है तो अक्सर हमने पाया है इस देश का SC, ST, OBC, जिसमें अति पिछड़ा है, जो सड़क पे काम कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उन तमाम वारदातों के शिकार हो जाते हैं हिंदुओं के नाम पे अथवा मुसलमानों के नाम पे। जब झगड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा झगड़ा शुरू होता है, तो गरीब मुसलमान और गरीब हिंदू, जिसमें SC, ST, OBC के आते हैं, अति पिछड़ा, महादलित, ये सब के सब शिकार होते हैं। और ये तमाम चीजें राजनीति से प्रेरित होता है। बिहार के अंदर हाई लेवल का टेंशन है। बीजेपी के विधायकों की संख्या 80 हो गई है, क्योंकि 4 सीट निकाल लिए एनडीए ने, तो उसमें जो है 2 सीट भाजपा का भी है। पहले 78 था, अब 80 हो गया। और 77 यानी 77 सीट जो है आरजेडी के पास है। 45 सीट हो गया जदयू के पास। तो सीधे आधा है, यानी 80 से आधा हो जाता है जदयू। और भाजपा ये विचार करने में लग गई कि क्यों नहीं नीतीश कुमार जी को खिसकाया जाए, क्योंकि 80 भाजपा के पास है और 4 जो है जीतन राम मांझी के पास है, तो 84 हो जाता है। अब 100 में बचता है 16 और उधर 22 चाहिए। ये जोड़ तोड़ की राजनीति करके नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। उधर झारखंड की राजनीति में एक और नई गूंज चल रही है। भाजपा हारी नहीं बल्कि हराई गई। और झारखंड में हेमंत सोरेन का सिक्का इसलिए चल गया, उनकी सीट ज्यादा से ज्यादा इसलिए आ गई क्योंकि जयराम महतो एक टाइगर की तरह उभरे हैं। भाजपा के असली हार का कारण जयराम महतो ही हुए हैं। और तो और कोडरमा सीट जो झारखंड का है, वहां जो है एक निर्दलीय कैंडिडेट शालिनी गुप्ता 70,000 वोट ले आई और वहां पर हार जीत का मार्जिन बहुत थोड़ा हो गया। यानी आरजेडी ने भी इस तरह के कई सीट पर मैनेज किए, 4-5 सीट निकालने में कामयाब भी हुई, क्योंकि पहले 1 सीट आता था आरजेडी का झारखंड में, इस बार ज्यादा आया है। 16 सीट आ गया आपको कांग्रेस को। तो कांग्रेस को करीब करीब इसी रेंज में सीट निकल कर आया करता था, लेकिन 34 सीट जेएमएम को मिला और जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा की हर चाल को समझती है, इसलिए इस बार जो कैबिनेट है वह उसी हिसाब से बना रही है ताकि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करके भाजपा वहां के ना मुख्यमंत्री को हिला सके, ना किसी मंत्री को हिला सके। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अस्थिरता आ सकती है, हालत खराब होने शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात यह है, जदयू के सांसद ललन सिंह भाजपा की भाषा बोलते हैं। जदयू भाजपा के समर्थक आनंद मोहन जो है वो जदयू और भाजपा के मेन व्यक्ति के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। जैसे कि चिराग पासवान के खिलाफ आनंद मोहन ने आग उगलना शुरू कर दिया। तो क्या बीजेपी और जदयू मिलकर चिराग पासवान को क्लिक करने की तैयारी में है कि भाई इनको एनडीए से बाहर किया जाए? 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा का बिहार में, तो सांसद के हिसाब से देखा जाए तो 30-35 सीट चिराग पासवान की डिमांड होगी। और अभी से भूमिका बन रही है कि चिराग पासवान को हल्का किया जाए, धक्का दिया जाए। आपको नहीं लगता कि भाजपा के पास केंद्र में 240 सीट है, 16 चंद्रबाबू नायडू की, 12 नीतीश कुमार की,
क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस हालत में हैं अभी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ कह सकें, धमका सकें, अथवा वक्फ बोर्ड बिल संशोधन विधेयक जो आ रहा है उसके खिलाफ जा सके? क्योंकि ये इस हालत में नहीं है और मोदी जी मजबूत हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 की तरह मजबूत किया है और उसी भाषा में अब वो बोलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।